नमस्कार, मैं प्रभात रंजन पटेल आप सभी मेरे भाई बहन दोस्त का मैं बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में बात करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। अगर ये वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अगर कानून बन जाए तो वर्तमान वक्फ के स्वरूप में क्या परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ विपक्षी नेताओं के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है। तो इन सारे विवादास्पद मुद्दे के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि किस किस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर वक्फ क्या होता है, वक्फ का क्या इतिहास है, वक्फ के पास इस देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति कैसे पहुंच गई, आखिर उसका क्या इतिहास है, सरकार नरेंद्र मोदी की आखिर वक्फ संशोधन में क्यों उसको अलग रूप देना चाह रही है, नया कानून क्यों बनाना चाह रही है, विपक्षी नेता आखिर उसका क्या विरोध कर रहा है। इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये वक्फ क्या होता है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर, अखबार, टीवी देखते होंगे तो आज देश में सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि आखिर ये वक्फ क्या है। तो साधारण अर्थ में वक्फ का अर्थ होता है दान। इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे लोग जो अपनी संपत्ति चल या अचल दान कर देते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो अल्लाह को अब ट्रांसफर हो गया, अल्लाह का वो प्रॉपर्टी हो गया, इसी को हम लोग वक्फ कहते हैं। ये वक्फ की संपत्ति का उपयोग चाहे हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, मदरसा बनाने में, दरगाह बनाने में, मस्जिद बनाने में, इन सारे परोपकारी कार्यों में किए जा सकते हैं। तो वक्फ आप लोग समझ गए होंगे कि वक्फ आखिर क्या होता है। तो दान में दी गई संपत्ति जो इस्लाम में मान्यता रखने वाले लोग होते हैं। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर विवाद की जड़ क्या है। विवाद की जड़ भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को आया था और लॉर्ड माउंटबेटन योजना में जिक्र किया ही गया था कि भाई धर्म के नाम पर एक भूखा नंगा देश पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाएगा। तो धर्म के नाम पर बनने वाला एक देश था पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में सारे मुसलमान ही चले गए थे भारत से भाई। तो कुछ कुछ मुसलमान भारत से भागकर पाकिस्तान भी चले गए थे, तो उसके जमीन भारत में भी रह गए। तो वो जमीन भी वक्फ के नाम पर ही बाद में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके इतिहास के बारे में थोड़ा देर के बाद पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि वक्फ के पास आखिर कितनी प्रॉपर्टी है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य हो जाएगा भाई कि हमारे देश भारत का तीसरा सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। अगर जमीन जायदाद की बात की जाए, अचल संपत्ति की बात की जाए मेरे दोस्त, तो भारत में जमीन सबसे ज्यादा भारतीय रेलवे के पास है। भारतीय रेलवे के पास लगभग 33 लाख एकड़ जमीन है। अब बोलोगे कि रेलवे इतना जमीन का क्या करता है, तो रेलवे इन सारे जमीन का उपयोग पटरी बिछाने में, कहीं पर स्टेशन बनाने में, गोदाम बनाने में, तरह तरह के कार्यों में इनका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो रेलवे के पास भारत में जमीन जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके पास भारतीय सेना के पास लगभग 17 लाख एकड़ जमीन भारतीय सेना के पास है। और हमारे देश के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के मद्देनजर सेना के पास जमीन होना भी चाहिए। तो दूसरा स्थान उसके पास है। और तीसरे स्थान पर जमीन के मामले में भाई 9.4 लाख एकड़ जमीन भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। अब तुम लोग जानकर ये आश्चर्य करोगे कि सर आप मुझे ये बताओ कि भारतीय रेलवे के पास अगर इतनी जमीन है तो उसकी सारी पटरियां तो दिखती हैं, कई रेलवे स्टेशन है, उनसे जो इनकम आ रहा है सब कुछ दिख रहा है। भारतीय सेना के पास अगर जमीन है तो वो भी दिखता है कि सेना कहां कहां पर अपना बेड़ा बनाए हुए है, सेना हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर रहा है, सब कुछ वहां पर दिख रहा है। लेकिन आप में से कोई भी बच्चे को यह बात नहीं पता होगा कि ये वक्फ के पास जो सर इतनी जमीनें हैं, 9.4 लाख एकड़ जमीन, आखिर ये हमको दिख कहां रहा है, इनसे जो इनकम आ रहा है कितना आ रहा है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो आप लोगों को यह बात समझने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि वक्फ के पास भारत की तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो 8,72,000 प्रॉपर्टी है, जिसका अगर एरिया निकाला जाए तो 9.4 लाख एकड़ होता है वक्फ की जमीनें। मेरे बाबू, आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वक्फ के पास इतनी जमीनें कहां से आ गई। ठीक है, तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इतिहास पर हम लोग कि वक्फ के पास आखिर जमीन कहां से इतना आ गया। आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर, अखबार में देखते रहते होंगे कि वक्फ के द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा
कोई गांव को ही ऐसा बोल दिया गया कि पूरा गांव ही हमारा है, आप छोड़कर यहां से चले जाओ, ये पूरी जमीन जायदाद हमारी है। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा खबर आया कि तमिलनाडु में एक गांव था और वहां पर मुश्किल से 8-9 घर ही मुसलमान के थे और पूरा हिंदू गांव था भाई। लगभग 1500 वर्ष पुराना वहां पर एक मंदिर भी है और ऐसे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया कि ये पूरा गांव जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप यहां से खाली कर कर चले जाओ। ऐसा ही मामला एक बार महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। ये कुछ दिन पहले ही घटना है। महाराष्ट्र में भी एक आदिवासी ट्राइबल इलाका में वक्फ बोर्ड चैलेंज कर देता है कि ये पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, यहां पर जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं ये गांव छोड़कर आप लोग चले जाइए, ये वक्फ की जमीन है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो मध्य प्रदेश में एक हिंदू गांव, ये सारे जितने गांव आप लोगों को बता रहे हैं जिस पर दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा, ये सारे हिंदू गांव हैं जिस पर दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा कि ये पूरा गांव का गांव ही वक्फ बोर्ड की है, आप लोग यहां से छोड़कर चले जाओ। और ये अब किसका जमीन हो गया? ये वक्फ बोर्ड का जमीन हो गया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रभात माट साहब आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, वक्फ बोर्ड क्यों दावा ठोक रहा है हर गांव पर कि ये जमीन ही हमारा है। यहां पर आप लोग धर्मांतरण का खेल समझो, बड़े आर में यहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। मेरे दोस्त, अगर ये कहानी आप लोगों को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने का प्रयास करूं, जो तमिलनाडु का मैंने कहानी बताया, तमिलनाडु के कहानी पर वक्फ बोर्ड ने अपना चैलेंज ठोका, वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका वहां पर जाकर कि ये पूरा गांव ही वक्फ की जमीन है, आप लोग पूरा गांव छोड़कर चला जाइए और वक्फ को ये जमीन ट्रांसफर कर दीजिए। बाद में पता है क्या हुआ, वो पूरा गांव के लोग मुकदमा करते रहे वक्फ ट्रिब्यूनल में, ठीक है, वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है वहां पर जाकर मुकदमा करते रहे भाई। बाद में जाकर कोई सोर्स नहीं निकला तो वक्फ बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि अगर आपको ये जमीन चाहिए तो आप लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। यहां पर सुनकर आप लोगों को ये ताज्जुब होगा कि आखिर ऐसा खेल क्यों चल रहा है। ऐसे ही जो महाराष्ट्र में ट्राइबल इलाकों पर दावा ठोका गया था कि ये पूरा गांव जो है वक्फ बोर्ड की है, या तो आप छोड़कर चले जाओ या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि वक्फ की जमीन इस्लाम को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सारे मुद्दे अब आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ होता है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो दान में अपनी जमीन देते हैं, इसी को वक्फ कहा जाता है। वक्फ का खेल क्या चल रहा है? वक्फ का खेल ये चल रहा है कि बड़े बड़े हिंदू के गांव जहां पर 150 साल पुराने मंदिर बने हुए हैं, डायरेक्ट उस पर वक्फ अपना दावा ठोक दे रहा है कि ये मेरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप लोग यहां से छोड़कर चले जाइए या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। आजादी के बाद ये खेल वर्षों से चलता रहा और भारत के कांग्रेस के सरकार इस पर आंख पर पट्टी डाल के बैठा रहा। कभी भी इस पर कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि ऐसे गोरख धंधे को बंद किया जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार 2025 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है। आइए विस्तार से हम लोग जानेंगे कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से क्या परिवर्तन आ जाएगा, क्या उनमें सुधार हो जाएगा। सबसे पहले तो वक्फ की आपको कहानी मैं बताता हूं, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि वक्फ आखिर किसको कहा जाता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वक्फ किसको कहा जाता है। तो इस्लाम को मानने वाला इस्लाम को मानने वाला कोई भी इंसान अपनी जमीन, जायदाद, चल अचल संपत्ति अगर डोनेट कर देता है, दान कर देता है, तो इसी को वक्फ माना जाता है। क्या माना जाता है? वक्फ माना जाता है। वक्फ का इस्तेमाल किस रूप में किया जाना चाहिए? तो वक्फ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार स्कूल बनाने में, मदरसा बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, दरगाह बनाने में, मस्जिद बनाने में, ये सारे कार्यों में, परोपकारी कार्यों में वक्फ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये बताओ कि आखिर वक्फ के पास इतनी ताकत कहां से आ गया? वक्फ के पास इतनी ताकत कहां से आ गया कि वक्फ कोई भी हिंदू गांव पर जाकर चैलेंज ठोक दे रहा है कि ये पूरा गांव ही हमारा है। उसके कहानी के बारे में आपको बताते हैं। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार अपनी संपत्ति वक्फ कर देता है तो वापस वो नहीं ले सकता। पहला पॉइंट तो ये है। मान लो कि मैं मुस्लिम धर्म को मानने वाला लोग हूं, अगर
अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर दी तो एक बार दान कर दिया तो खेला खत्म, मेला हजम, मैं दोबारा उस संपत्ति को नहीं ले सकता। ये पहला बात। पाकिस्तान जो लोग चले गए उनकी संपत्ति भी वक्फ हो गई। अब तुम लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत का विभाजन हो गया, भूखा नंगा एक अलग देश पाकिस्तान बन गया, भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, उसकी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति हो गई। आप गलतफहमी में हो, वो सारे संपत्ति वक्फ के पास ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही नहीं, वह भारत की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वाला ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो पाकिस्तान जो लोग चले गए उनकी संपत्ति भी वक्फ के पास ट्रांसफर हो गया। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995, ये अधिनियम आप लोग याद रखिएगा, इसका जिक्र मैं बार बार करूंगा। मेरे दोस्त, वर्ष 1954 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा वक्फ का पहला बार कानून बनाया गया, मतलब कि ऑथराइज्ड कानून बना दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वक्फ पर। उसमें शुरुआत में 7 लोग थे और वही 7 लोग डिसाइड करते थे कि कौन सा जमीन वक्फ का है, कौन सा जमीन नहीं है। लेकिन इसमें वर्ष 1995 ईस्वी में अमेंडमेंट या संशोधन किया गया। अब थोड़ा सा अगर पॉलिटी की दुनिया में आप चलोगे तो आपको पता चलेगा वर्ष 1995 में सरकार किसका था, तो बाबू पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। वर्ष 1991 से लेकर 96 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के दौरान वर्ष 1995 में वक्फ में एक अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, ठीक है, वक्फ में एक अमेंडमेंट किया जाता है। और उसी अमेंडमेंट को बाद में अमेंडमेंट करने के लिए इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार से एक सांसद महोदय उठकर आते हैं, जिसका नाम हरनाथ सिंह यादव है। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव के द्वारा लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लाया जाता है। ये प्राइवेट बिल क्या होता है, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो सरकार के कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा अगर बिल लाया जाता है तो उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है। तो हरनाथ सिंह यादव के द्वारा एक बिल लाया गया। हरनाथ सिंह यादव के द्वारा जो बिल लाया गया, विधेयक लाया गया बाबू, वो लाया गया किसमें, अमेंडमेंट करने के लिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 में अमेंडमेंट करने के उद्देश्य से। तो जब ये प्राइवेट बिल लाया गया हरनाथ सिंह यादव के द्वारा, तो हरनाथ सिंह यादव के द्वारा क्या तर्क दिए गए, तो हरनाथ सिंह यादव की कुछ महत्वपूर्ण बातों का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। हरनाथ सिंह यादव ने भी वही 2 कहानी संसद में बताया जो मैंने आपको पहले बता दिया है। हरनाथ सिंह यादव ने 2 कहानी का जिक्र किया, कहां पर, संसद में, लोकसभा में। पहला तो तमिलनाडु के उसी हिंदू गांव का कहानी उन्होंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा बात है, वक्फ बोर्ड के द्वारा 150 साल पुराना जो हिंदू का मंदिर वाला गांव है, जहां पर मुश्किल से आबादी मुसलमानों की 8 घर ही है, वैसे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है कि ये पूरा गांव जो है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और हरनाथ सिंह यादव ने लोकसभा में यह भी बताया कि बाद में जाकर वक्फ बोर्ड के द्वारा ऐसा नोटिस दिया गया उन गांव के लोगों को कि अगर आप मुसलमान बन जाओगे तो आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, आपको जमीन एज इट इज वहां पर दे दिया जाएगा। दूसरा कहानी हरनाथ सिंह यादव ने क्या बताया, महाराष्ट्र के एक गांव का, नासिक के बगल में है, उसका कहानी बताया जो आदिवासी गांव है। वक्फ बोर्ड के द्वारा उस पर भी चैलेंज ठोक दिया गया था कि ये पूरा गांव जो है ये वक्फ की जमीन है, यहां से लोग भाग कर चले जाओ दूसरी जगह, भाई ये पूरा संपत्ति वक्फ का है, नहीं तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। जब लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल हरनाथ सिंह यादव के द्वारा लाया जाता है, मेरे दोस्त, हरनाथ सिंह यादव के द्वारा जब प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में लाया जाता है तो इन सभी बातों का वहां पर जिक्र किया जाता है और प्राइवेट मेंबर बिल ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है और यहीं से ये विवाद छिड़ा हुआ है। अब तुम लोगों के मन में ये सवाल होता होगा, सर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास, वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी गांव को अपना जमीन बता देगा और लोग वहां से छोड़कर भाग जाएंगे? हाँ जी, थोड़ी देर के बाद ये कहानी बताएंगे कि कांग्रेस के सरकार के द्वारा इतना ताकत वक्फ बोर्ड को क्यों दे दिया गया कि जिस भी जमीन पर वो आंख गड़ा दे वो जमीन उसका हो जाएगा। थोड़ी देर के 1995 ईस्वी का वक्फ कानून जो था, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अमेंडमेंट किया था, आखिर उसमें ऐसा क्या बात था जिससे वक्फ के पास इतनी ताकत चली गई? मेरे दोस्त, वर्ष 1995 ईस्वी के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वक्फ को ऐसा कानून बना दिया गया, इतना ताकत दे दिया गया कि अगर वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक दे
तो उस जमीन के मालिक को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जमीन वक्फ का नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है। मान लो कि तुम्हारा कोई घर है, उस पर कोई आदमी उधर से आएगा और बोलेगा कि ये घर मेरा है, तो अब तुमको प्रूफ करने पड़ेगा कि वो घर उसका है। समझ रहे हो? अब मान लो वह कोई ऐसा गांव पे ही दावा ठोक दे कि ये गांव जो है मेरा है, कोई गांव पर ही दावा ठोक दे कि ये गांव मेरा है, तो अब गांव वाले को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जमीन वक्फ की नहीं है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 यही ताकत दे देता है। वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा कर दे कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो उस व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। वो ये वक्फ बोर्ड को पक्षी पार्टियां, उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारा संविधान ऊपर है या वक्फ बोर्ड ऊपर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऊपर है या फिर वक्फ बोर्ड ऊपर है। यहां पर स्पष्ट देखने को मिल रहा होगा कि वक्फ बोर्ड के मामले में वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। ओवरऑल कहानी हम लोग यहां तक ये समझ पाए हैं मेरे दोस्त कि वक्फ अगर किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक दे तो उस जमीन के मालिक को वहां पर जमीन या तो प्लॉट खाली करना पड़ जाएगा, अपना जमीन वक्फ को दे देना पड़ेगा, या तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जमीन वक्फ की नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे आप देखोगे इन सारी कहानियों को, कुछ न्यूज आपको दिखाते हैं, कुछ न्यूज दिखाते हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज आपको दिखा रहे हैं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में बाबू कुंभ हुआ था। आप सभी ने कुंभ स्नान जरूर किया होगा, और कुंभ जहां पर हुआ था ना प्रयागराज में, ये वक्फ बोर्ड के द्वारा ऐसा चैलेंज किया गया कि वहां की 54 बीघा जमीन जो है कुंभ का, वो वक्फ बोर्ड की है। अब तुम सोचो भाई, कपार तुम पकड़ लिया होगा इस न्यूज सुन के कि प्रयागराज में जहां पर कुंभ हो रहा था, उन जमीन को भी वक्फ बोर्ड के द्वारा ऐसा चैलेंज किया जा रहा है कि वो पूरा जमीन किसका है? वक्फ बोर्ड का है। अब दूसरा एक और हास्यास्पद तुम न्यूज देखो, ये आदमी को देखो, ये मौलाना साहब को। ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजभवन है, राजभवन में राज्यपाल रहते हैं, वो राजभवन भी जो है वो किस जमीन पर अवस्थित है? वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवस्थित है। अब बताओ, तुमको इसको जूता से मारने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा? अब एक और न्यूज देखो भाई, ये न्यूज तो आपको दिखाई चुके हैं कि मध्य प्रदेश का पूरा गांव जो हिंदू गांव था, उस पूरे गांव पर ही दावा ठोक रहा है ये वक्फ बोर्ड की भाई उसका जमीन है। आगे चलो, आगे देखो भाई, महाराष्ट्र का ये पूरा गांव पर ही दावा ठोक रहा है कि ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड की है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये वक्फ बोर्ड जो है आखिर परोपकारी संस्था है या जमीन हड़पने वाली संस्था है? ये बार बार जमीन क्यों हड़प रहा है दूसरे का? मेरे दोस्त, यहां पर धर्मांतरण का खेल चालू है। ये पूरा गांव का गांव पर जो दावा ठोक रहा है, ये लोग कहते हैं या तो जमीन खाली करके चले जाओ या धर्म परिवर्तन कर लो। ये मैं अपने मुंह से ये सारी बातें नहीं मिल रहा, ये सारी बातें वक्फ के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, भारत सरकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में। आप लोग जाके न्यूज देख सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, ये महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु वाला कहानी आपको सुना ही चुके हैं। इसके अलावा एक और कहानी आपको बताते हैं, एक और कहानी आप लोगों को यहां पर जानना चाहिए वक्फ से रिलेटेड, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। हमारे देश के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी साहब। मुंबई में एंटीलिया उसका घर है, और उस एंटीलिया घर पर दावा ठोकते हैं ये मौलाना साहब असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद के माननीय सांसद है, कि ये एंटीलिया हाउस जो बना हुआ है वो भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि ये जितने मुसलमान के बड़े बड़े आका नेता बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको छोटे और गरीब मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, वही लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वही लोग वक्फ की जमीन को हिंदुओं को बेच रहे हैं या फिर स्थानांतरण करवा रहे हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा, भारत के जितने बड़े बड़े मुसलमान के लीडर हुए हैं, जो कभी न कभी वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे हैं, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड का या शिया वक्फ बोर्ड का सदस्य रहे, ये सारे बयान उनके हैं। उनका कहना है कि मुसलमान के नेता जो वक्फ बोर्ड कमेटी में शामिल है, उसके द्वारा ही वक्फ की जमीन को हड़पा जा रहा है, बेचा जा रहा है। मुसलमान के परोपकारी कल्याण के कार्यों में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
तो देखो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इसको कानून बनने के लिए लोकसभा में पारित होना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति का मुहर। तो जिस समय आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इस समय तक ये लोकसभा में पारित हो चुका है। तो लोकसभा जो हम लोगों का है निम्न सदन, जिसको हम लोग जनता का परिषद भी कहते हैं, उसमें ये पारित हो चुका है और इस लोकसभा में पास हुआ है 288 वोट से, मतलब पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी हो गया, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी, बिहार की आरजेडी पार्टी, ये सारी पार्टियां इसके अगेंस्ट में है। एक बार हम लोग जान लेते हैं इस विषय पर विपक्ष की राय। लालू यादव हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। बिहार की राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही है हमेशा से। वर्तमान समय में भी लालू यादव के राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर कोई शक नहीं कर सकता। लालू यादव ने 2013 में लोकसभा में बयान दिया था, किया जा रहा है वक्फ कमेटी में जितने बड़े बड़े मुस्लिम शामिल हैं वही सब वक्फ की जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां पर अपना निजी भवन बना लिए हैं, बड़का बड़का दुकान बना लिए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी का ऐसा कहना था कि वक्फ की जमीन का लूट घसोट किया जा रहा है। ये बयान मेरा नहीं है, आप लोग ये वीडियो बाकायदा देख सकते हो। लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि वक्फ पर एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। तो लालू प्रसाद यादव के बारे में तो जान गए कि लालू प्रसाद यादव जी का क्या कहना था 2013 में। इनका यह कहना था कि वक्फ पर एक बहुत कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ पर एक कानून लेकर आई है तो इसी माननीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी बिहार में आरजेडी पार्टी इसका विरोध कर रही है। क्या कर रही है बाबू? विरोध कर रही है। अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां, चाहे हाथ छाप वाला कांग्रेस पार्टी हो जाए या आरजेडी पार्टी हो जाए या फिर कोई भी पार्टी जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहा है, आखिर उसको उससे क्या लाभ हो जाएगा? ये जमीन मुसलमानों की है, मुसलमानों के पास ही रहना है, हिंदू को कोई लेना देना है नहीं वक्फ की जमीन से। तो आखिर ये सब नेता क्यों विरोध कर रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नाम सुने होंगे आप लोग। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा आप लोग देखो कि माननीय लालू यादव जी ने संसद में यह बयान दिया था कि वक्फ पर एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान समय में देखो कि आरजेडी पार्टी उसका विरोध कर रहा है। भाई कब तक आप तुष्टीकरण की राजनीति में वोट हाँकते रहोगे? कभी तो हमारे देश की भलाई के बारे में आप लोग सोचो। यहां पर किसी भी नेता के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बार सोचने की बात जरूर है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बना हुआ है। ये देखो, इसका नाम पढ़ो, शाबाद शम्स। ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन रख चुके हैं पहले। ये शाबाद जी के द्वारा बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर के द्वारा ही वक्फ की जमीन जो निर्धन गरीब मुसलमानों के द्वारा दान किया गया है, उन्हीं के द्वारा लूटा घसोटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वहां पर अपने निजी भवन बनाए जा रहे हैं। ये कोई मेरा बयान नहीं है। बीजेपी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन के द्वारा भी एक बार बयान दिया गया था कि भाई मैं भी, मतलब शाहनवाज हुसैन भी कभी न कभी वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे हैं। उन्होंने बताया बाकायदा, सिर्फ दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं कि दिल्ली में इतने प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं मुस्लिम लीडर सभी, मुस्लिम जो बड़े बड़े लीडर सभी है, वही वक्फ की जमीन पर अपना निजी भवन सब बनाकर बैठा हुआ है। तो ये बयान मेरा नहीं है, ये चाहे शाहनवाज हुसैन जी का है, चाहे शाबाद जी का हो जाए या बड़े बड़े मुस्लिम लीडर मौलाना के द्वारा भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि वक्फ की जमीन को मुसलमान लीडर के द्वारा ही लूटा जा रहा है और गरीब मुस्लिम बस ताली बजा रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर शाहनवाज हुसैन जी का आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। शाहनवाज हुसैन जी ने भी इस मुद्दे पर कई बार बयान दिया है कि वक्फ की जमीन को मुस्लिम लीडर के द्वारा ही लूटा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आता है कि सर वक्फ की जमीन का इस्तेमाल किस रूप में किया जाना चाहिए? तो वक्फ तो दान में दिया गया जमीन है, इसका इस्तेमाल स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में किया जाना चाहिए, परोपकारी कार्यों में किया जाना चाहिए। भाई जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो सारे विपक्षी नेता बोल रहे थे कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां पर हॉस्पिटल और स्कूल बना दो। तो वक्फ के पास जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है उसका इस्तेमाल किस में हो रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। भाई देखो, यहाँ पर तुम देखोगे तो चलो, मस्जिद तो अच्छा चीज है, मस्जिद में हम लोग जाते हैं वहां पर नमाज उमाज पढ़ने,
तो सही बात है भाई, मस्जिद बनना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दरगाह बनना चाहिए, कोई दिक्कत बात नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर हाउस बना हुआ है, प्राइवेट घर, निजी घर बने हुए हैं, सब सर्वाधिक वक्फ की जमीन पर प्राइवेट घर बने हुए हैं, और ये घर उसी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर के हैं जो कभी न कभी वक्फ बोर्ड में रहे हैं, ठीक है बाबू। देखो शॉप दुकान भी खुल चुका है भाई, इसी वक्फ की जमीन जो दान में की गई थी मुस्लिम बच्चों के भलाई के लिए, उसी वक्फ की जमीन पर देखो क्या खुल गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बिस्किट उटकी बिक रहा है वहां पर, कोई पूरा मजा से, ठीक है भाई। कब्रिस्तान की जमीनें हैं, कहीं पर यहां पर तुमको हॉस्पिटल स्कूल दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त वक्फ की जमीन का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े मुस्लिम लीडर जो हैं, जो वक्फ कमेटी में कभी ना कभी रहे हैं, या विपक्षी नेता जो उससे मिले हुए हैं, यही लोग आपस में लूट घसोट कर कर जो मुसलमान के गरीब बच्चों के लिए कार्य किए जाने चाहिए इस वक्फ बोर्ड का, उसको वो लोग इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। ये बात समझने का आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। एक बार आइए हम लोग समझ लेते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो नया वक्फ विधेयक और पुराना वक्फ विधेयक है उसमें संशोधन किया, उसमें क्या अंतर है। पहले जो क्या होता था, पहले मान लो अगर वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता था तो उसका फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होता था, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अब बोला है कि भाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तुम, डीएम की निगरानी में उसका जांच किया जाएगा, ठीक है। और एक महत्व दो पर आपकी क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो और ये मेरा काम आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर भी कीजिएगा। मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि एक लास्ट में कहानी बताते हैं कि ताजमहल का आप लोग नाम सुने होंगे, प्यार की निशानी माना जाता है। कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर भी अपना दावा ठोक दिया। अब ताजमहल, लाल किला, ये सब का संरक्षण करता है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बोला भाई देखो ये वक्फ बोर्ड ताजमहल पर अपना दावा ठोक रहा है तो हम क्या करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला भाई अब सर से ऊपर चला गया पानी, वक्फ बोर्ड को बुलाया, बोला आओ तुम इधर भाई। बोला, उससे पूछा कि एक बात बताओ भाई, वक्फ की क्या होता है। वक्फ ये होता है कि किसी भी निर्धन या किसी भी व्यक्ति मुस्लिम जो है उसके द्वारा दिया गया दान होता है। तो तुम वो कागज दिखाओ कि कब शाहजहां ने वक्फ किया था ये जमीन ताजमहल वाला, तो वक्फ के पास तो वो कागज है ही नहीं, समझ रहे हो। तो भाई अगर सही तरीके से इस पर जांच किया जाए तो पता नहीं कौन कौन सा बड़ा सफेद पोश अंदर चले जाएंगे, कितनों की जमीन छीन जाएगी, कितने घर ध्वस्त हो जाएंगे जो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि ये वक्फ की जो जमीन है ये सच में मुस्लिम भाई बहन के उत्थान के कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाए। जो भी वक्फ किया गया जमीन है वो सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाए, वो सिर्फ मुस्लिम बच्चों के भलाई के लिए, हॉस्पिटल चाहे स्कूल हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, इन सभी के इस्तेमाल के लिए किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमान में जो बड़े बड़े नेता है वो लोग इसका इस्तेमाल करें। ये वक्फ विधेयक पर विपक्ष के द्वारा बहुत हंगामा किया जाएगा, भड़काने का बहुत प्रयास किया जाएगा कि मुसलमानों की सारी जमीन को छीन लेने का प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अब मुझे तो नहीं पता नरेंद्र मोदी का अंदर में क्या इच्छा है, लेकिन मैं आपको जरूर ये बात बताना चाहता हूं कि जब CAA का कानून बन रहा था तो उस समय भी कई जगह पर दंगा फसाद और मुसलमान युवाओं को भड़काने का प्रयास किया गया था। बस एक उदाहरण आप मुझे दिखा देना कि किस मुस्लिम की नागरिकता छीनी गई CAA के द्वारा। मेरे दोस्त, ऐसे भ्रामक खबर से आप लोग दूर रहिए, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।